हैव ए नाइस डे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स। हम आज आपका पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का 10वां पाठ छोटा मेरा खेत तथा बगुलों के पंख, जो कि उमाशंकर जोशी द्वारा लिखा हुआ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम कवि परिचय, कविता का सारांश, काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कवि उमाशंकर जोशी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत करते हैं। गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर उमाशंकर जोशी का जन्म सन 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। 20वीं सदी में इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और एक नई शैली दी। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया और जेल भी गए। सन 1988 में इनका स्वर्गवास हुआ। उमाशंकर का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, संपादन व अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। नंबर 1, एकांकी। विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा आदि प्रमुख हैं। कहानी, सापना भारा और शहीद। उपन्यास, श्रावणी मेड़ो यानी मेला, श्रावणी का मेला गुजराती में श्रावणी मेड़ो। बिसामो। निबंध, पारकांजव्या। संपादन, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, म्हारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण, संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अनुवाद किया। उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद किया। उमाशंकर जोशी ने गुजराती कविता को नया स्वर व नई भंगिमा प्रदान की। इन्होंने जीवन के सामान्य प्रसंगों पर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा में काव्य रचना की। इनका साहित्य की विविध विधाओं में विशेष योगदान रहा। हालांकि निबंधकार के रूप में ये गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। शैली जी की काव्य भाषा सरल है। इन्होंने मानवतावादी सौंदर्य व प्रकृति चित्रण पर अपनी कलम चलाई है। इन्होंने कविता के माध्यम से शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनकी पहली कविता है छोटा मेरा खेत। इसका हम आपके सामने सारांश प्रस्तुत करते हैं। छोटा मेरा खेत में क्या है? इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। जिस प्रकार किसान खेती करता है, उसी प्रकार कवि भी साहित्य का सृजन करता है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है, उसी प्रकार विचारों के बीज कागजों पर उकेरे जाते हैं। ये बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है।
यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। पुष्पित तो पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। ये छोटा मेरा खेत का सारा तब काव्य सौंदर्य। इस कविता देखिए। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, कोई अंधड़ कहीं से आया एक, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष। शब्द के अंकुर फूटे, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण उमाशंकर जोशी ने किया है। कवि यहां कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा और वह उस खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। किस बीज में? उस कागज के पन्ने रूपी खेत में बीज बोकर के चला गया। जिस प्रकार किसान अपने खेत में जुताई करके बीज बोता है, उसी प्रकार कवि कर्म में कवि एक कागज के चौकोर पन्ने में अपने विचारों के बीज को बोता है। ये विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया। यानी जब विचार आते हैं तो विचार के साथ कल्पना का समावेश हो जाता है, और कल्पना का समावेश होने के बाद एक श्रेष्ठ रचना का निर्माण होता है। यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहंकार समाप्त हो गया। जब कवि का अहम नष्ट हो गया तो उसमें सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर वह रचना एक संपूर्ण रूप ले लेती है। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। उसी प्रकार कल्पना के रसायन को पी करके कवि के विचार उस छोटे से खेत में, उस छोटे से पन्ने रूपी खेत में एक आकार लेते हुए एक साहित्य का सृजन कर जाते हैं। साहित्य का सृजन कर जाते हैं। कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया है। यहां रूपक अलंकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। खेत को
कागज के पन्ने पर आरोपित किया गया है, भेद रहित आरोपित की है। कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की गई है। पल्लव पुष्प गल गया में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली की सुंदर अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण है। कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ का आना दृश्य बिंब, प्रतीकात्मकता का समावेश किया गया है। इस प्रकार इस कविता का सृजन, झूमने लगे फल रस अलौकिक, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की। कटाई अनंतता की, कटाई अनंतता की, लुट रहे रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना, छोटा मेरा खेत चकोना। इस कविता में कवि खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण करते हुए कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगते हैं तो उसमें अद्भुत रस का समावेश हो जाता है। अलौकिक रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं, अमृत धाराएं फूट पड़ती है, अर्थात कभी न समाप्त होने वाली अमर धाराएं, कभी न, जो अमृत के समान प्रतीत हो जाती है। यह रचना पल भर में रची गई, क्षण भर की रोपाई है। विचारों का अंधर आया और फटाक कलम उठा करके सृजन कर दिया, पल भर की रोपाई। पल भर में ये रचना रची गई थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है। कवि द्वारा रची गई पल एक क्षण के विचारों से सृजित की गई रचना अनंत काल तक रसास्वादन कराती है। ऐसे खेत है, उस पन्ने को इस प्रकार का खेत बनाया है। उस खेत में पल्लवित पुष्पित होने वाले जो फल हैं वो अनंत काल तक आनंद प्रदान करते हैं। उसका फल अनंत काल तक मिलता रहता है। उसकी कटाई अनंतता है, कटाई की अनंतता है। ऐसा नहीं है हम खेत की तरह की एक बार कटाई कर दी, एक बार अगर कोई साहित्य सृजन हो गया वो लंबे समय तक उसका आनंद देता रहता है। कवि इस रस को जितना लुटाना चाहता है, अक्षय पात्र सदाक्षय माने जिसका क्षय न होना, ऐसा पात्र है जिसमें कभी क्षरण नहीं होता, जिसमें कभी कुछ समाप्त नहीं होता। रस का अक्षय पात्र। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही वह भरता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी भी समाप्त नहीं होता। जब हम कविता पढ़ते हैं तभी उस रस की अनुभूति हो जाती है। कवि कहता है कि उसका कविता रूपी खेत छोटा सा है, परंतु उस छोटे से खेत में रची हुई जो कविता है वो हमेशा रसास्वादन कराती रहती है। उसका रस कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके रस की निष्पत्ति हमेशा होती रहती है। कवि कर्म का सुंदर वर्णन है, कवि का आनंद शाश्वत है। छोटा मेरा खेत चकोना में रूपक अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली, अक्षय पात्रादि तत्सम क्षण अलौकिक।
अनंतता, ये तत्सम शब्दावली। रस शब्द के अर्थ काव्य रस और फल रस होने के कारण यहां पर श्लेष अलंकार की छटा। रस के दो अर्थ होते हैं, एक रस का अर्थ होता है आनंद, एक रस का अर्थ होता है सार, फल का रस। इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार की छटा व्याप्त है। तो ये छोटा मेरा खेत का काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब अगलों के पंख, बगलों के पंख उमाशंकर जोशी द्वारा जो लिखी हुई कविता है, सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है। ये कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के व्यवहारों का चित्रात्मक वर्णन के साथ उसके मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन। कवि ने यहां काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखा है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत साया के समान प्रतीत होते हैं। इस नयनाभिराम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वे स्वयं को इससे बचा नहीं पाता। ऐसे भाव इस कविता में। छोटी सी कविता है। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती है वे मेरी आंखें। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। उसे कोई तनिक रोक रखो, उसे कोई तनिक रोक रखो, मैं तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बांधी बगलों की पांखें, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगलों की पांखें। इस कविता में सौंदर्य की नई परिभाषा प्रस्तुत की है। तथा इसके प्रभाव को मानव मन पर पड़ता हुआ बताया गया है। किस प्रकार इसका प्रभाव मानव मन पर पड़ता है। वास्तविकता ही है। शाम के वक्त कई बार हम अपने घर की छत पर टालिकाओं पर बैठे रहते हैं, तो हम आकाश में कई बार इस प्रकार का एक दृश्य देखा हुआ है हमने कि एक लाइन से बगुलों की पंक्ति चली चली आती है। बहुत अच्छा, बहुत ही आकर्षक लगता है। बिल्कुल इस प्रकार एक लाइन बना करके बगुले
सफेद बगले उड़ते हुए चले आते हैं। बड़ा अच्छा तालमेल रहता है उनमें। जब पंख हरकत में लाते हैं वो, तो सारे बगलों के पंख एक साथ फड़फड़ाते हुए दिखाई देते हैं। और जिस समय पंख रोक लेते हैं तो सबके एक साथ पंख रुकते हुए दिखाई देते हैं और बिल्कुल ऐसे तैरते हुए उतरते चले। जस्ट लाइक ए शोएब अख्तर स्टाइल आपने देखा होगा। विकेट लेने के बाद जिस तरह से शोएब अख्तर चलता है, इसी तरह बगलों की आकृति होती है। नभ में पाती बंधे बगलों के पंख, कभी आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगलों के सुंदर पंखों को देखता है। कवि कहता है कि जब मैं आकाश में बगलों को एक पंक्ति में उड़ते हुए देखता हूं तो मैं उन्हें एक टक देखता रहता हूं। चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, वो आंखें उनके पीछे, जहां तक वो अदृश्य ना हो जाए, दृष्टि स्वतः चली जाती है। कवि उसे एक टक देखता रहता है। कहता है मैं उन्हें एक टक देखता हूं। जब मैं आकाश में बगलों की एक पंक्ति में उड़ते हुए देखता हूं तो मैं उन्हें टकटकी बांध करके एक टक देखता रहता हूं। ताकते रहते तुझको सांझ सब। ये दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में सायंकाल के समय चमकीली सफेद काया उन पर तैरती हुई सी प्रतीत होती है। ब्लैक बैकग्राउंड पे एकदम श्वेत ही सफेद, कितना सुंदर दृश्य बिंब बन करके आया है। काले बैकग्राउंड पर सफेद सफेद बगलों की छाया बहुत ही आकर्षक लगती है। सायंकाल के समय चमकीली सफेद काया उन पर ऐसा प्रतीत होती है जैसे वो तैर रही हो। जैसे पानी में तैरा जाता है उसी प्रकार वो आकाश में तैर रही। यह दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से ये मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। यानी कवि उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, माने अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपनी माया से कवि को अपनी ओर बांधे रखता है। कवि उसमें खोता जा रहा है, विलीन हो रहा है। कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई रोको, जिससे मैं आकर्षित हुआ चला जा रहा हूं। इस दृश्य को कोई यही रोक लो। इसके प्रभाव को कोई रोको। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है, परंतु यह आकर्षक दृश्य कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। यानी कवि का ध्यान उन बगलों की पंक्ति की ओर आकर्षित हो। आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती है। यानी वो उसकी आंखों को बहुत ही आकर्षक लगती है। कवि ने सौंदर्य व सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। सौंदर्य देखिए, आकाश, सायंकालीन आकाश है, काले बादल हैं, उन काले बादलों में सफेद श्वेत रंग के बगुले, बहुत ही आकर्षक दृश्य। अब वो तो हैं, एक साथ चले चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तैर रहे हो बगले। बहुत ही आकर्षक दृश्य है, परंतु उसका प्रभाव उससे भी ज्यादा आकर्षक है कि कवि उसके पीछे आकर्षित हो चुका है। उसकी आंखें उनको देखते हुए थक नहीं रही है। वो टकटकी बांधे उस दृश्य को देखे जा रहा है।
तो उस सौंदर्य का वर्णन किया गया है और सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, बिंब योजना है, तैरती सांझ में सचेत सेत काया दृश्य बिंब है, नभ में पाती बांधे बगलों के पंख दृश्य बिंब है, बिंब योजना है। आंख चुराना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। ये इसका भाव सिर्फ सौंदर्य। तो इस प्रकार ये कविता हमने आपके सामने प्रस्तुत की। इस कविता को आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें जो बिंब है चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है। चाक्षुष बिंब, ये इन कविताओं के माध्यम से हम हमको बिंब स्पष्ट कर रहे हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में बिंब का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। छोटा मेरा खेत चौकोना, चाक्षुष माने आंखों से देखे जाए दृश्य बिंब। कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, शब्द के अंकुर उठे, पल्लव पुष्पों से नमित, झूमने लगे फल, नभ में पाती बांधे बगलों की पाखें, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, कजरारे बादलों में की छाई नभ छाया। ये चाक्षुष, कई तरह के बिंबों का निर्माण हुआ है। चाक्षुष बिंब। दूसरा है आस्वाद बिंब। स्वाद, जिब्बा से स्वाद लेना। कल्पना के रसायनों को पी बीज गया निःशेष, अमृत धाराएं फूटती, ये स्वाद दी। देखिए, रूपक अलंकार के कभी इस कविता में बड़ा भाव रूपी आंधी, विचार रूपी बीज, पन्ने रूपी खेत, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया। श्वेत काया, सांझ, ये रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का जो आरोप किया जाता है, उपमेय में उपमान का जब भेद रहित आरोप होता है तो वहां रूपक अलंकार की सृष्टि होती है। कोमल कान पदावली है, पाती बांधे हौले हौले बगलों की पाखें आदि। मानवीकरण, प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते दिखाया गया है। तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया, तैरता मनुष्य तैरता है पानी में, नदियों में तैरता है, स्विमिंग पूल में तैरता है। या सांझ की सचेत काया, मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। यह मानवीकरण अलंकार की शोभा भी इस कविता के माध्यम से की है। विरोधाभास ही देखिए, विरोधाभास, लुटते रहने के बाद भी कम न होने, यहां लुटते रहने के बाद भी कम न होना, ऐसे काव्य सौंदर्य के बारे में। लुटने पर कम होता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु लुटते रहने पर भी कम ना होना, यह विरोधाभास अलंकार की छटा व्याप्त है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की विशेषताएं इन कविता में दी गई हैं, जिनका आप अध्ययन करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।